ओके, सो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो एज आई ऑलवेज से, देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एज अ टॉपिक वो पढ़ना आसान है, उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह, फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ, उसको स्टडी करना आसान है। बट आपको ये टॉपिक तभी सही से समझ में आएगा जब आप इसके काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो मैं इसके और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने पहले भी क्वेश्चन इसके सॉल्व किए थे, बट आई एम डूइंग मोर क्वेश्चंस टू मेक यू अंडरस्टैंड इट बेटर। चलो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन के साथ। स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ क्या है? द इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। ठीक है, डेफिनेशन याद कर लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जब क्वेश्चन आता है तो ये बड़ी कॉमन डेफिनेशन है। ओके, पार्ट बी। टू कॉइल्स आर वूंड ऑन एन आयरन बार एज शोन। आपको नजर आ रहा है कॉइल नंबर 1 है, ठीक है, और एक कॉइल नंबर 2 है। आयरन बार, आयरन की प्रॉपर्टी ये है कि जब उसके अराउंड करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाती है। तो एक तरीके से जब किसी एक कॉइल के अंदर करंट पास करेगा तो वो मैग्नेटाइज होगा एंड वो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड कट करेगी दूसरे कॉइल में से और उसके अंदर एक EMF इंड्यूस करा देगी। क्योंकि जब भी किसी भी चीज के अंदर जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आता है तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाता है। नाउ दिस क्वेश्चन सेज the coil is connected to a potential difference PdV1 that gives rise to the magnetic field in the iron bar. Now you can see आपको एक ग्राफ बना के दिया हुआ है 7.2 the variation with time of the magnetic flux density in the iron bar। अच्छा जी, इसको यूज करते हुए, इस ग्राफ को यूज करते हुए क्या कहा हुआ है हमें कि the voltmeter measures the electromotive force V2 that is induced across coil 2। Of course EMF इंड्यूस होगा। क्यों इंड्यूस होगा? क्योंकि चेंज आ रहा है B की वैल्यू में। जब भी B की वैल्यू में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। देखो, ये तो फ्लक्स डेंसिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन अगर फ्लक्स डेंसिटी में चेंज आ रहा है तो फ्लक्स में भी चेंज आएगा। बाय द वे, एक दफा रिकॉल करा दूं कि फ्लक्स होता है BA cos थीटा। अच्छा, यहाँ पर जो फ्लक्स कट करेगा इसमें से, याद रखो, ना एरिया चेंज हो रहा है ना एंगल चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो चेंज इन फ्लक्स है ना, वो प्रोपोर्शनल है टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि ना एरिया चेंज हो रहा है ना एंगल चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है ए और कॉस थीटा की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो फ्लक्स का जो चेंज आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ बी। अच्छा, अब दूसरी बात समझो। जो इंड्यूस EMF होता है वो होता है माइनस चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n नंबर ऑफ कॉइल से भी। अच्छा, अब इस केस में n तो चेंज हो नहीं रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल तो चेंज हो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जो ये जो चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम है ना, ये प्रोपोर्शनल है टू द चेंज इन b विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे जैसे फ्लक्स डेंसिटी टाइम के साथ वेरी करेगी, उससे प्रोपोर्शनल जो है वो फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करेगा और उससे प्रोपोर्शनल इंड्यूस्ड EMF वेरी करेगा। हाँ, माइनस साइन जरूर लगाना है आपको। ये बात आपको सबको ध्यान में रखनी है कि माइनस साइन लाजमी होता है, वरना आपका आंसर गलत आ जाता है। तो यहाँ पर ना आप ये कह सकते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड EMF है वो प्रोपोर्शनल है माइनस फ्लक्स बाय, जाहिर है वो किससे प्रोपोर्शनल है? वो भी माइनस जो चेंज इन B अपॉन T। ठीक है, अब देखो, इस ग्राफ से मुझे
चेंज इन बी मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये बी अगेंस्ट टाइम का ग्राफ है। तो अगर मुझे चेंज इन बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिल जाएगा तो मैं स्केच कर सकूंगा। देखो मुझे वैल्यूज नहीं पता चलेंगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, मैं वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकूंगा, ना क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आप वैल्यू कैलकुलेट करें। ठीक है, तो बहुत सारे लोग एग्जाम में ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम ईएमएफ की यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैं जरूरत ही नहीं है वोल्टेज की वैल्यू निकालने की। तो बॉटम लाइन ये, मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं। अब बॉटम लाइन ये कि अब मुझे करना क्या है, मैंने इस पूरी बात को कंक्लूड करके अब ये बताया आपको कि जो इंड्यूस ईएमएफ है ना, वो प्रोपोर्शनल है टू द माइनस साइन चेंज इन फ्लक्स with respect to time, which actually is the gradient of the graph. ग्राफ का ग्रेडियंट यही होगा ना, b अगेंस्ट टाइम का जब ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्रेडियंट यही होगा ना, चेंज इन b अपॉन चेंज इन t। ठीक है, सो जो भी इसका ग्रेडियंट होगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा विद अ नेगेटिव साइन, तो मुझे एक अंदाजा हो जाएगा कि कैसे v चेंज हो रहा है। अब जरा देखिए मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा। देखो ये, इसको तुम जाके टाइम रीड करो ग्राफ से, तुम ग्राफ से इसका टाइम रीड करोगे तो ये आ जाएगा 0.15 सेकेंड्स। ठीक है, अब एक ऐसे अपनी आसानी के लिए ना मैं एक रफ तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। अच्छा इसके तुम यूनिट्स काउंट कर लो, यहां से लेके यहां तक इसके यूनिट्स काउंट कर लो जरा, ये 10 यूनिट्स हैं। तो अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालूंगा यहाँ पे इस लाइन का, अगर मैं, देखो इसकी एक्स सच कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ। तो मैं जब इसका ग्रेडियंट निकालूंगा तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, इसका ग्रेडियंट होगा 10 माइनस 0 अपॉन 0.15। बस ये कंपैरिजन के लिए कर रहा हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 66.67। मैं इसको यूज नहीं करूंगा ग्रेडियंट को, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सिर्फ मैं अपनी आसानी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा फिर यहां से लेके यहां तक का जब आप टाइम, अब आप इसका भी यहां से लेके यहां तक का जब आप टाइम निकालेंगे ना, तो ये 0.25 सेकेंड्स होगा। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक का जाहिर है 10, और ये -10 है। ठीक, अच्छा याद रहे इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है, ये ग्रेडियंट पॉजिटिव है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा बच्चों, अब सिंपल है, तुम इसका जब ग्रेडियंट निकालोगे तो इसका ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसमें से -10 में से तुम 10 माइनस करोगे, -10 इसलिए क्योंकि इसका जो सेकंड पॉइंट है वो -10 है, ये वाला पॉइंट, ये आपका y2 है। ठीक है, और इसका जो y1 है वो +10 है, अपॉन इसका टाइम जो है ना वो है 0.1। ठीक है, इसका टाइम 0.1 है, 0.15 से लेके 0.25 तक है ये। तो इसका ग्रेडियंट आ गया तकरीबन, ये आ जाएगा 200। अच्छा याद रहे ये ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा, नेगेटिव -200, इनफैक्ट -200। ठीक है, इसका ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट नेगेटिव है, और 66.67 से तकरीबन 3 टाइम्स है ये 3 टाइम्स है। ठीक है, और गाइज ये दो तो पैरेलल लाइंस है, आपको नजर आ रही हैं ये लाइन, ये जो तुम्हारे पास लाइन है ये वाली। ठीक है यार, ये बार बार इधर जा रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, आप देख लें, वैल्यू से भी पता चल जाएगा पैरेलल है। ठीक है, तो इसका जो ग्रेडियंट आएगा इसका भी वो बिल्कुल वही आएगा, सेम वही ग्रेडियंट आएगा इसका 66.67, और याद रहे इसका ग्रेडियंट भी पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं, तो जाहिर है उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा तो इसका भी पॉजिटिव ही होगा ना। ठीक है, अब बच्चों देखो मैं
इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा v का। अब कोई भी वैल्यू जो है ना वो ले लें, बस फर्क ये होगा कि 0.15 तक तुम जो भी वैल्यू लोगे उसकी 3 टाइम्स तुम्हें लेनी होगी फ्रॉम 0.15 टिल 0.25। क्यों? क्योंकि इसका ग्रेडियंट 3 टाइम्स ज्यादा है, इसका ग्रेडियंट इससे 3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू अपनी मर्जी से ले लें आप, इसके अंदर कोई भी वैल्यू ले लें, इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आप क्या लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं सपोज करो 3 यूनिट्स यूज कर लेता हूं कि मैं 3 यूनिट्स पे एक लाइन पहले बनाऊंगा। कहां तक? 0.15 तक। ये मैंने अपनी मर्जी से ले ली है। ठीक है, अच्छा लेकिन बच्चों की पॉइंट, क्योंकि इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो मेरा जो इंड्यूस सीएमएफ होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस साइन मत भूलना कि ग्रेडियंट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो इसका जो 0.15 तक ग्रेडियंट आया वो पॉजिटिव आया है, तो जो इंड्यूस सीएमएफ होगा वो नेगेटिव होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं 3 यूनिट नीचे 0.15 तक, ठीक है 0.15 तक ये लाइन बना देता हूं। आप कहेंगे सर आपने 3 यूनिट्स नीचे क्यों बनाई है? तो यार ऐसे ही आप 4 यूनिट्स नीचे बना लें, डजंट मैटर। ये 0.15 तक मैंने बनाया। ठीक है, अब इधर आ जाओ। 0.15 से लेके 0.25 तक इसका ग्रेडियंट अगर 3 टाइम्स ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इंड्यूस ईएमएफ भी 3 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसको 3 यूनिट नीचे लिया है तो मैं उसको 9 यूनिट्स लूंगा, क्योंकि उसका जो ग्रेडियंट है वो 3 टाइम्स ग्रेटर है, तो इंड्यूस ईएमएफ भी 3 टाइम्स ग्रेटर होगा। लेकिन क्योंकि इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है तो इसका जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव साइन, ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो ग्रेडियंट के नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होके आपको फाइनल आंसर पॉजिटिव दे देगा। तो मैं क्या करूंगा, 9 यूनिट्स ऊपर, ठीक है 9 यूनिट्स ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यूनिट्स ऊपर एक लाइन बनाऊंगा। कहां तक बनाऊंगा? 0.25 तक। ठीक है, ये 0.25 तक, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, ये 0.25 तक। आई थिंक मैंने एक ज्यादा बना दिया, एक पीछे लिया इसको। ये 0.25 तक ये तुम्हारी लाइन बन गई। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो लास्ट जो ग्रेडियंट है वो बिल्कुल सेम है, तो उसका ग्रेडियंट भी पॉजिटिव है और सेम है जितना पहले वाले पोर्शन का था, तो वही 3 पे आप उसके बाद इसके बाद 3 पे वही आखिर तक वो लाइन बना देंगे सेम। ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट भी सेम है, जाहिर साइन भी सेम है उसका पॉजिटिव, तो वही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जो पहले 0.15 सेकंड तक था। तो लास्ट का जो आपके पास 0.25 से लेके आखिर तक जो लाइन होगी वो भी उसी पे बनेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? सो कंक्लूजन इस बात का, जो भी ग्रेडियंट आया है वो प्रोपोर्शनल होगा टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तुम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते इंड्यूस्ड ईएमएफ की, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू के लिए तुम्हें चेंज इन फ्लक्स चाहिए, वो नहीं निकल सकता, उसका डाटा नहीं है। तो तुम बस ग्रेडियंट का अंदाजा लगा लो कितना है और फिर देखते जाओ कि वो ग्रेडियंट चेंज कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट 0.15 सेकेंड्स तक मैंने एक उसका एस्टिमेटेड ग्रेडियंट निकाल लिया ज़ाहिर यूनिट्स यूज करके, तो वो आया 66.67। फिर अगला 0.15 से लेके 0.25 सेकेंड तक मैंने ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, तो वो नेगेटिव आया लेकिन 3 गुना ज्यादा आया। ठीक है, पहले 1.5 सेकेंड से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 3 गुना ज्यादा होगा। फिर जो लास्ट 0.25 से ऑनवर्ड्स है टिल 0.4, उसका ग्रेडियंट बिल्कुल सेम है जितना फर्स्ट 0.15 सेकेंड्स का था, तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बिल्कुल सेम होगा। आखिर में अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव होगा। तो क्योंकि फर्स्ट 0.15 सेकेंड तक का ग्रेडियंट पॉजिटिव था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव होगा। तो मैंने नेगेटिव में अपनी मर्जी से नंबर ऑफ यूनिट सेलेक्ट के लिए, देखो मैंने थोड़ा केयरफुली सेलेक्ट किए हैं। मसला ये है कि अगर मैंने 3 यूनिट से ज्यादा सेलेक्ट किए होते ना
तो फिर मैं उसका 3 टाइम्स कैसे ड्रॉ करता? यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने 4 यूनिट्स के नीचे लाइन लगा ली होती, तो 4 यूनिट्स का जो 3 टाइम्स है वो 12 है। अब 12 तो ऊपर जगह ही नहीं है ना, क्योंकि टोटल 10 बॉक्सेस हैं, तो इसीलिए मैंने 3 यूनिट नीचे लिए थे जीरो के, ताकि उसका 3 टाइम्स मैं आसानी से ऊपर 9 यूनिट्स बना सकूं। ओके, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से फिर मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। ठीक है, चले पार्ट 2। द कॉइल इन बी इज नाउ रिप्लेस्ड विद अ कॉपर रिंग that rests loosely on the top of the coil 1. ठीक है जी, ये कॉपर रिंग है। The supply to the coil 1 is replaced with a cell and a switch that is initially open as shown in figure 7.4. तो अब आप देख रहे हैं कि एक स्विच है, एक सप्लाई है, डीसी सप्लाई है, कॉइल के साथ कनेक्ट है, और ऊपर एक कॉपर रिंग है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द स्विच इज नाउ क्लोज्ड। सर जी, as it is closed, the copper ring is observed to jump upwards. Explain why this happens. पहले तो जरा एक एक करके इसकी बात समझ लेते हैं ना। जैसे ही तुम स्विच को क्लोज करोगे तो करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में। तो याद रहे, पहले जब स्विच ओपन था तो करंट फ्लो नहीं कर रहा था। ठीक है, अब जब तुम स्विच को क्लोज करोगे तो करंट फ्लो करेगा कॉइल में। कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कट करेगा थ्रू कॉपर रिंग। और फैराडे ये कहता है कि अगर आपने किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस चेंज किया मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो चेंज कैसे हुआ? पहले तो कोई फ्लक्स कट ही नहीं कर रहा था, लेकिन अब जैसे करंट फ्लो किया कॉइल 1 में तो उसके अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस हुई, एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस हुई, वो कट की थ्रू कॉपर रिंग, और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, और जब भी ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वो एक करंट भी प्रोड्यूस करता है। तो देखो, इसके पहले तो 2 मार्क्स जो है ना, वो आपको ये समझाने के, ये लिखने के मिलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्यू टू चेंजिंग करंट इन कॉइल। ठीक है, यानी पहले कोई करंट नहीं था, फिर अब करंट आ गया। अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स occurs in the ring which induces EMF in it. ठीक है, अच्छा, अब ये इंड्यूस EMF क्या करेगा? ये करंट फ्लो करवाएगा, और वो करंट हमेशा, जहाँ देखो, जो करंट होता है ना, जो इसमें इंड्यूस करंट होता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द कॉइल्स फील्ड। ठीक है, अच्छा सर, अब ये जो करंट होगा ना, याद रखो, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, हमेशा जो इंड्यूस करंट होता है वो अपनी सोर्स को अपोज करता है। तो सोर्स क्या है यहाँ पर? जाहिर है कॉइल। तो वो उसको अपोज करने के लिए जाहिर है क्या करेगा? वो ऐसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड, जो किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अपोज करेगा। तो जाहिर है जब उसको अपोज करेगा तो एक रिपल्जन होगी, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी, और ये रिंग ऊपर जाएगा। ठीक है, ये लेंजेस लॉ है ना। लेंजेस लॉ ये कहता है कि जब भी आप किसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस कराते हैं तो करंट ऐसे फ्लो करता है कि वो अपनी सोर्स को अपोज करता है। तो ये रिंग एक ऐसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगा कि जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। दैट्स व्हाट लेंजेस लॉ इज। लेंज ने कहा था कि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अपोज करती है जिस सोर्स से आप
उस करंट को इंड्यूस कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका पूरा आंसर क्या होगा। द इंड्यूस्ड, ये अच्छा हमने कहा द इंड्यूस्ड EMF, the induced EMF causes a current to flow in ring which is perpendicular to coils magnetic field है। और ये जो होगा causing an upward force। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, वो एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट करेगी। ठीक है, अगला, suggest with the reason what could be the effect of repeating the procedure in C part 2 with the terminals of the coil reversed। अच्छा देखो, तुम टर्मिनल रिवर्स कर दोगे ना, तो फिर ज़ाहिर पूरा इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा। यानी अब जो है वो टर्मिनल रिवर्स करोगे तो करंट भी उल्टा जाएगा, तो कॉइल की फील्ड भी रिवर्स प्रोड्यूस होगी, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट वही होगा ना। ठीक है, तो टर्मिनल रिवर्स करने से ये होगा कि बस हाँ, पूरी ओवरऑल जो फील्ड होगी वो उल्टी बनेगी, कॉइल की भी और रिंग की भी। लेकिन जो कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट होगा वो लेंज़ेस लॉ ये कहता है वो अपोज तो तब भी करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहेंगे द करंट इन द रिंग and the coils field both reverse, दोनों रिवर्स कर जाते हैं, रिवर्स, so the ring will still jump। ठीक है, still jumps up। ठीक है बच्चों, सामने आ गया ये। So this was May June 22 का क्वेश्चन। ठीक है, वेरिएंट 4-2 का। ओके, okay, so next question, define magnetic flux linkage। So I guess we've written this definition a couple of times now। So it is the product of magnetic flux density area which is perpendicular to the magnetic field and the number of turns। Okay, chalo now, a solenoid of diameter 6 centimeters and 540 turns is placed in a uniform magnetic field as shown। So you can see there is a magnetic field and there is a solenoid which is placed in that magnetic field। Okay, now again it says the variation with time T of the magnetic flux density is shown। Now this one is again magnetic flux density। Okay, it's not flux, it's flux density। Okay, let's see. Calculate the maximum magnitude of the induced electromotive force EMF in the solenoid। Now this maximum is a keyword। Okay guys, now look at this carefully। ठीक है,
हाउ वुड वी नो कि मैक्सिमम ईएमएफ कहाँ इंड्यूस हुआ है? देखो, आई जस्ट टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एक्चुअली, अब देखो इसके अंदर तो हमें कैलकुलेशन करनी है ना, सो लेट मी टेल यू दिस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, अच्छा मैग्नीट्यूड है ना, सो आई विल नॉट राइट अ नेगेटिव साइन, ओके, मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सो नेगेटिव साइन डालने की जरूरत नहीं है। मैं लिखूंगा चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम मल्टीप्लाइड द नंबर ऑफ टर्न्स। नाउ रिमेंबर, फ्लक्स किसके बराबर होता है? बी ए। अच्छा, यहां पर कॉस की वैल्यू 0 होगी क्योंकि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो कॉस थीटा लेने की जरूरत नहीं है, कॉस की वैल्यू आप 0 ले लें। अच्छा, आप कहेंगे सर आप परपेंडिकुलर बोल रहे हैं और फिर 0 क्यों ले रहे हैं एंगल? एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया था कि जो एंगल होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल, ये जो कॉस में आप एंगल पुट करते हैं ना, ये वाला थीटा होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, एंड द नॉर्मल टू द कॉइल। तो जाहिर है इसका थीटा तो 0 ही होगा ना, नॉर्मल टू द कॉइल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने cos 0 लिया, और cos 0 की वैल्यू जाहिर है 1 होती है। सो इसका मतलब है फ्लक्स किसका बराबर हुआ? फ्लक्स यहाँ पे बराबर हुआ बी ए के। अच्छा, अब मुझे फ्लक्स नहीं निकालना, बेसिकली मुझे चेंज इन फ्लक्स निकालना है। अब देखो, जब चेंज इन फ्लक्स निकालते हैं ना, तो उसके अंदर एरिया तो चेंज होता ही नहीं है, तो उसके अंदर जो चेंज होता है ना, वो बी चेंज होता है, तो हम चेंज इन बी मल्टीप्लाई बाय ए कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया तो चेंज ही नहीं हो रहा। सो यहाँ पर भी, इधर भी आ जाओ, तो ये जो चेंज इन फ्लक्स है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? चेंज इन बी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, जाहिर है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इंटू एन। ठीक है, अब ये जो चेंज इन बी है, ये है ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, दिस इज द ग्रेडियंट। ठीक है, कौन सा वाले ग्राफ का? इस वाले ग्राफ का, ऊपर जो बना हुआ है फ्लक्स टाइम का। अब बच्चों थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करो, उसने कहा हुआ है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड, तो आपके पास 3 चेंजेस हैं, एक ये और एक ये। अब आप बताइए मैक्सिमम ग्रेडियंट किस लाइन का है? अभी पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ दें, ग्रेडियंट मैक्सिमम किसका? ऑफ कोर्स इसका ग्रेडियंट मैक्सिमम हमें नजर ही आ रहा है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? हम इस वाले पोर्शन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। तो आप सिंपली यहां पर आके चेक कर लें इसका जो भी टाइम है नीचे ग्राफ से, तो ये 6 से लेके यहाँ तक ये 7.2 तक इसका टाइम है, और ये 250 से 0 हो रहा है। तो देखो, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो इज इक्वल टू, मैं ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ बच्चों। अच्छा, ये मत भूलो ये मिली टेस्ला है, मिली टेस्ला, तो मिली को इंक्लूड करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो इसकी जो वैल्यू है 250 इंटू 10⁻³ -0 y2 - y1 अपॉन x2 7.2 - x1 6। ये ग्रेडियंट आ गया, मल्टीप्लाई बाय एरिया। क्वेश्चन के अंदर एरिया तो नहीं गिवन, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इसका डायमीटर गिवन है। सो डायमीटर के लिए मैं क्या करूंगा? वंस अगेन पाई इंटू डी, अब 6 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻², पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर की जगह आप पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 पुट कर दें, इंटू 540। ये 540 नंबर ऑफ टर्न्स हैं क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया नहीं था तो मैंने पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 यूज कर लिया। याद रहे पाई आर स्क्वायर होता है, अगर मैं आर की जगह डी पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर।
अपॉन 4। क्यों? क्योंकि आपको पता है रेडियस d/2 के बराबर होता है, ठीक है। सो पाई d²/4, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.32। You get this? चलिए, a thin copper sheet X is supported on a grid on a rigid rod so that it hangs between the poles of a magnet as shown. ठीक है, the sheet X is displaced to one side and then released so that it oscillates. A motion sensor is used to record the displacement X. It's a very interesting question. तो आपने एक कॉपर शीट ली, उसको आपने एक रॉड पे हैंग किया और उसको आपने एक तरीके से डिस्प्लेस करके यू अलाउड इट टू ऑसिलेट बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, नाउ a second thin copper sheet Y replaces sheet X. Sheet Y has same overall dimensions as X but is cut into the shape as shown. अब देखो बीच बीच में से आपने शीट को काट दिया है, so there are like बीच बीच में से it's empty. The motion sensor is again used to record the displacement. The graph in 9.5 shows the variation by time of the displacement S of each copper sheet. अच्छा, इसने हमें ये नहीं बताया है कि कौन सी शीट का ग्राफ कौन सा है, डॉटेड वाला किसका है और डार्क वाला किसका है। बस इसने कहा हुआ है कि एक दफा आपने पूरी सॉलिड शीट को ऑसिलेट करवाया और फिर उसके बाद आपने ये वाली शीट जिसमें बीच बीच में गैप्स हैं उसको ऑसिलेट करवाया और ग्राफ ये बन गया। अब द क्वेश्चन इज स्टेट द नेम ऑफ द फिनोमेना इलस्ट्रेटेड फॉर द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैश लाइन। बेटा इसको कहते हैं लाइट डैम्पिंग। Gradual reduction in the amplitude is light damping. Okay, this is light damping. Now there are two evidences के light damping है। एक तो इसका amplitude decrease हो रहा है, दूसरा इसका time period same है। So light damping के अंदर time period remains same or almost same and the amplitude decreases gradually. Okay. Now this question, deduce which copper sheet is represented by the dash line, explain using the principles of electromagnetic induction. देखो बेटा, जब कॉपर शीट ऑसिलेट करेगी ना तो उसके अंदर स्मॉल करंट्स जिनको एडी करंट्स कहते हैं वो इंड्यूस होंगे। सो पहले जल्दी से लिख दूं, व्हेन कॉपर शीट ऑसिलेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, व्हाट हैपेंस इज ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स eddy, देखो eddy means small, eddy currents are induced in copper, are induced, ठीक है। पहली बात ये induced, अच्छा, जिसकी वजह से which dissipates energy, जो करंट होंगे ज़ाहिर, जब करंट फ्लो करता है तो एनर्जी डिसिपेट्स होती है एंड सिस्टम लूजेस एनर्जी, सो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। अच्छा, अब ये 3 मार्क तो आपको ये बताने के मिल गए कि एम्पलीट्यूड क्यों डिक्रीज होगा, बट अभी तक एक लास्ट जो मार्क है ना वो रह गया है। देखो, लास्ट मार्क आपको ये बताने का है कि इनमें से डैश लाइन किसकी है। अच्छा देखो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस, अपनी कॉमन सेंस यूज करोगे तो पता चल जाएगा। देखो, शीट वाई में कम करंट फ्लो करेगा। क्यों कम करंट फ्लो करेगा? क्योंकि उसमें गैप्स है ना, तो ज़ाहिर है वो जो गैप वाला एरिया उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। सो लेसर करंट, लेसर या स्मॉलर करंट, स्मॉलर कह लो करंट
will flow in sheet Y. Smaller current will flow in sheet Y, जिसकी वजह से so dashed line is of X. Line is of sheet X. जाहिर है बेटा, जब उसके अंदर करंट स्मॉल फ्लो करेगा तो उसके अंदर पावर लॉस भी कम होगा ना शीट बाय में. जब लॉस कम होगा एनर्जी का तो उसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, और जिसके अंदर ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसके अंदर लॉस जाहिर है ज्यादा होगा. जब लॉस ज्यादा होगा तो उसका एम्पलीट्यूड छोटा होगा, इसीलिए डैश लाइन उसके अंदर आ रही है. ओके, चलिए अभी अजान हो रही है तो मैं फिर क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, फिर इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा.